नमस्कार साथियों, मैं विवेक शर्मा बायोकोडन के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए पारिस्थितिक तंत्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं। इन प्रश्नों को पढ़ने के पश्चात आपके एग्जाम के लिए आपको 100% कम से कम 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसलिए आज के प्रश्न को हम लोग ध्यान से देखेंगे। जिन बच्चों ने थ्योरी की क्लास नहीं पढ़ी है, बेटा पहले वो थ्योरी की क्लास पढ़ लें अपनी, उसके बाद टेस्ट पेपर को लगाएं, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत आपको मजा आने वाला है। साथियों, हमारा पहला प्रश्न है कि पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था। तो साथियों, आपको बता दूं कि पारिस्थितिक तंत्र जो शब्द है, इस शब्द को सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट हैं कौन? एजी टांसले। एजी टांसले ने सबसे पहले पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को दिया था। पहला ऑप्शन हमारा टेलर है, दूसरा हैंगिंगटन है, तीसरा डीआर स्टोडार्ट है और चौथा हमारा ऑप्शन है एजी टांसले। इनका पूरा नाम है एजी टांसले। इन्होंने सबसे पहले 1935 में, साथियों का इन्होंने 1935 में पारिस्थितिक तंत्र शब्द को दिया था और इन्होंने बताया था कि हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वो जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर के बना होता है। और इसी आधार पर साथियों ध्यान रखना है, इन्होंने पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा भी दी थी। इन्होंने क्या बताया था कि हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है वो जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर के बना है। किससे मिलकर के बना है? जैविक और अजैविक घटक। इनकी आपस में क्या होती हैं? अंतःक्रिया होती हैं। इनकी आपस में अंतःक्रिया होती हैं जिनके द्वारा हमारा पारिस्थितिक तंत्र मिलकर के बना है। इस बात को साथियों किसने समझाया था? एजी टांसले ने समझाया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस बात को ध्यान रखना है। साथियों, साथ ही अपन को याद रखना है कि जो पारिस्थितिकी शब्द को दिया था अर्नस्ट हीकल ने। पारिस्थितिकी शब्द को किसने दिया था? अर्नस्ट हीकल ने दिया था। और पारिस्थितिक तंत्र शब्द किसने दिया? एजी टांसले ने दिया। तो साथियों, सही आंसर इसका क्या है? टांसले। दूसरा हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है। साथियों, हमको जो बातें बताई गई हैं, 4 जो पॉइंट दिए हैं, इसमें से हमको सिलेक्ट करना है कि पारिस्थितिक तंत्र के विषय में कौन सी बात सही नहीं है। साथियों, पहला ऑप्शन है ये जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर के बना है। बिल्कुल सही बात है। हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वो जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर के बना होता है। इसकी स्वयं की उत्पादकता होती है, बिल्कुल होती है। हम लोगों ने उत्पादकता की बात की थी। प्राथमिक उत्पादकता किससे कहते हैं? इसमें सकल प्राथमिक उत्पादकता क्या होती है? नेट प्रोडक्टिविटी किससे कहते हैं? ग्रॉस प्रोडक्टिविटी किससे कहते हैं? द्वितीयक उत्पादकता किससे कहते हैं? इन सभी की बात साथियों हम लोगों ने की थी। तो दूसरा आंसर भी हमारा सही है। तीसरा हमारा आंसर है ये एक बंद तंत्र है। साथियों, ये गलत बात है। पारिस्थितिक तंत्र एक बंद तंत्र नहीं है। पारिस्थितिक तंत्र एक कैसा तंत्र है? पारिस्थितिक तंत्र एक खुला तंत्र है, ओपन सिस्टम है। पारिस्थितिक तंत्र कैसा तंत्र है साथियों? एक खुला तंत्र है। खुला तंत्र का मतलब होता है इसमें ऊर्जा का, इस पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का इसमें अंतर्गमन एवं बाह्यगमन होता है। इसमें ऊर्जा आती भी है और ऊर्जा जाती भी है। तो साथियों, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसका कौन सा आंसर सही नहीं है? सी आंसर सही नहीं है। हमारे प्रश्न में क्या पूछा गया है कि पारिस्थितिक तंत्र के विषय में कौन सही नहीं है। तो सही आंसर साथियों क्या आएगा? हमारा सी आंसर। हमारा पारिस्थितिक तंत्र एक खुला तंत्र है। यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, बिल्कुल सही बात है। तो साथियों, हमारा सही आंसर कौन सा है? सी। इसका साथियों हम लोग अगले प्रश्न की बात करेंगे। हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है। हमें प्रश्न बताना है कि कौन सी बात सही नहीं है। हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से हमको देखिए बताना है कि हमारा कौन सा पॉइंट सही नहीं है। पहला पॉइंट साथियों हम लोग पढ़ेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र किसी निश्चित स्थान तथा इकाई समय के समस्त जीवों और, ध्यान रखना, जीवों और भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। ये बात 100% सही है। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। ये कार्यशील इकाई होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। इसकी अपनी एक उत्पादकता होती है, ये बात भी सही है। और ये कैसा तंत्र है? बंद तंत्र। ये एक बंद तंत्र नहीं है। हमारा ये वाला पॉइंट कैसा है? गलत है। यानी यही आंसर हमारा सही होगा, क्योंकि उसने आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में सही नहीं है। तो क्या बात सही नहीं है कि हमारा पारिस्थितिक तंत्र एक बंद तंत्र है? ये बात सही नहीं है, क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र कैसा तंत्र है? खुला तंत्र है, जिसमें ऊर्जा का अंतर्गमन एवं बाह्यगमन लगातार होता रहता है। साथियों, अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से अधोलिखित में से कौन सा जीव से
जैव मंडल तक, ध्यान रखना है साथियों, जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है। तो साथियों इसमें हम लोग देखेंगे पहला ऑप्शन क्या बता रहा है कि जनसंख्या, दूसरा बता रहा है पारिस्थितिक तंत्र, तीसरा समुदाय और चौथा भूदृश्य, जो कि गलत है। साथियों आपको बता दूं कि सबसे पहले कौन आती है, जनसंख्या आती है। सबसे पहले कौन आएगी, जनसंख्या आएगी। कौन आती है, जनसंख्या। और जनसंख्या के मिलने से बनता है समुदाय। जनसंख्या के मिलने से क्या बनेगा, समुदाय बनेगा। जनसंख्या के मिलने से क्या बनता है, समुदाय बनता है। और समुदाय के मिलने से बनता है हमारा इकोसिस्टम। क्या बनेगा, हमारा इकोसिस्टम बनता है। और इकोसिस्टम के मिलने से हमारा पूरा क्या बनेगा, हमारा पूरा भूदृश्य बनता है। इससे हमारा पूरा क्या बनेगा, भूदृश्य बनता है। इस बात को साथियों हम लोग ध्यान रखेंगे। तो इस आधार पर हमारा पहला आंसर तो गलत हो गया। दूसरा पॉइंट देखें, भूदृश्य, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र और जनसंख्या, ये भी आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि भूदृश्य पहले नहीं आता है। पहले कौन आएगी, जनसंख्या आएगी। तीसरा ऑप्शन हमारा जनसंख्या, समुदाय, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र और भूदृश्य। तो साथियों ये आंसर हमारा सही है। सही आंसर हमारा कौन सा होगा, सी आंसर हमारा सही है, जिसमें सबसे पहले जनसंख्या आती है। जनसंख्या के मिलने से क्या बनता है, समुदाय बनता है। जब समुदाय आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, पारिस्थितिक तंत्र। और पारिस्थितिक तंत्र के मिलने से क्या बनेगा, पूरा भूदृश्य बनता है। साथियों अगला ऑप्शन दिया है जनसंख्या, भूदृश्य, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र, ये आंसर भी हमारा गलत हो जाएगा। तो सही आंसर हमारा कौन सा होगा, सी, जिसमें जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र और भूदृश्य बनता है। साथियों अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारतंत्र है। साथियों जब आपको क्लास पढ़ाई गई थी तो मैंने आपको दो प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र बताए थे। दो प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र थे, एक था प्राकृतिक और दूसरा होता है कृत्रिम। दो प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, एक प्राकृतिक होता है, दूसरा कृत्रिम होता है। जैसे तालाब का है, साथियों तालाब के किस में आएगा, प्राकृतिक में। वन का किस में आएगा, प्राकृतिक में, ठीक है क्या नहीं। खेत का मानव के द्वारा निर्मित है। खेत के पारिस्थितिक तंत्र को किसने बनाया है, मानव ने बनाया है। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा, हमारा खेत का पारिस्थितिक तंत्र। खेत का पारिस्थितिक तंत्र कृत्रिम है। इसके अलावा कौन सा एग्जाम्पल है, और इसके अलावा साथियों हम लोग बात करें तो साथियों हमारा एक्वेरियम, एक्वेरियम भी किस में आएगा, हमारा अंतरिक्ष का पारिस्थितिक तंत्र। हमारा अंतरिक्ष का पारिस्थितिक तंत्र ये भी किस में आता है, हमारा कृत्रिम में आता है। खेत के साथ साथ हमको एक्वेरियम और अंतरिक्ष के पारिस्थितिक तंत्र को भी ध्यान रखना है। साथियों जब भी हम लोग प्रश्न लगाएंगे, जब भी आपका टेस्ट सॉल्व करवाया जाएगा, तो हम लोगों को प्रत्येक क्वेश्चन के सभी ऑप्शंस पर ध्यान देना है। हमारे एक प्रश्न के अंदर 4 प्रश्न छुपे होते हैं और उसकी जो 4 ऑप्शन है वो अपने आप में एक प्रश्न है, उसके ऊपर हम लोग बिल्कुल अच्छे से ध्यान देंगे। जो आंसर सही है उसी को नहीं पढ़ना है, उसके आसपास जितनी भी बातें जुड़ी हुई है उनको भी हम लोगों को ध्यान से देखना होता है, जिससे कि हमारी पढ़ाई कैसे हो जाए, आसान हो जाए। साथियों अगला हमारा प्रश्न है कि एक घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र की खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है। साथियों हम लोगों ने खाद्य श्रृंखला की बात की थी, किसकी बात की थी साथियों, हमने खाद्य श्रृंखला की बात की थी। खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले कौन आता है, खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले कौन आएगा, हमारे उत्पादक आते हैं। उत्पादक के बाद कौन आएंगे, प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक के बाद द्वितीयक, द्वितीयक के बाद तृतीयक आते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा दिया है घास, पहला ऑप्शन साथी हमारा क्या दिया है, घास, टिड्डा, मेढक और सर्प। तो साथियों सबसे पहले कौन आते हैं, इसमें उत्पादक आते हैं, उसके बाद आएंगे प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, उसके बाद कौन आते हैं, तृतीयक आते हैं। हमारा घास किस में आएगा, उत्पादक में, सही बात है। टिड्डा किस में आता है, प्राथमिक उपभोक्ता में आएगा। मेढक किस में आता है, द्वितीयक में आता है। और सर्प किस में आएगा, तृतीयक में आएगा। ये बात बिल्कुल सही है। तो साथियों पहला आंसर हमारा सही, लेकिन अपन बाकी के ऑप्शन को देखें। घास को खाएगा टिड्डा, टिड्डे को सर्प, सर्प को मेढक, मेढक आंसर गलत हो गया। तो बी आंसर हमारा साथियों कैसा गलत है, ए आंसर अभी तक हमारा सही है। टिड्डा, टिड्डे को मेढक, घास बिल्कुल ही गलत है साथियों, ये आंसर तो बिल्कुल ही सही नहीं हो सकता। दूसरा आंसर भी सही नहीं हो सकता है। तीसरा टिड्डा, टिड्डे को सर्प, सर्प को मेढक, मेढक को घास, बिल्कुल गलत। तो साथियों हमारा सही आंसर कौन सा है,
ये ऑप्शन हमारा सही है। हमारा घास किस में आता है? उत्पादक में। टिड्डा किस में आता है? प्राथमिक उपभोक्ता में। मेढक किस में आएगा? द्वितीयक में। और सर्प किस में आता है? तृतीय उपभोक्ता में आता है। तो ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। साथियों अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? साथियों हमारा पॉइंट के क्वेश्चन क्या है कि निम्न इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो साथियों खाद्य श्रृंखला के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि खाद्य श्रृंखला क्या होती है। साथियों खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले हमारे कौन आते हैं? प्रोड्यूसर आते हैं। उसके बाद हमारे आएंगे प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, और उसके बाद हमारे कौन आते हैं? टर्सरी कंज्यूमर। जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, जो उत्पादक जो होते हैं इनको हमारा बोलते हैं T1 प्रथम पोषक स्तर, और प्राथमिक उपभोक्ता को कहा जाता है T2 सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, और द्वितीय उपभोक्ता को कहा जाता है T3 थर्ड ट्रॉपिक लेवल, और तृतीय उपभोक्ता को बोला जाता है चतुर्थ पोषक स्तर फोर्थ ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। यानी जो हमारे प्रोड्यूसर होते हैं, उत्पादक होते हैं, वो प्रथम ट्रॉपिक लेवल में आते हैं, प्रथम पोषक स्तर में आते हैं, और जो हमारे जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं वो द्वितीय पोषक स्तर में आते हैं, और जो द्वितीय उपभोक्ता हैं वो तृतीय पोषक स्तर में आते हैं, और तृतीय उपभोक्ता किसमें आते हैं? चतुर्थ पोषक स्तर में। तो साथियों इसी क्रम को हमको पहचानना होता है। पहला हमारा ऑप्शन है घास, गेहूं और आम। तो ये पॉइंट तो हमारा गलत हो गया, क्योंकि ये भी उत्पादक है, ये भी उत्पादक है, ये भी उत्पादक है, तीनों उत्पादक में, इसलिए पहला आंसर हमारा गलत हो गया। दूसरा आंसर हमारा है घास, बकरा, आदमी। घास, बकरा और आदमी। घास किस में आएगा? हमारा उत्पादक में। बकरा किस में आएगा? प्राथमिक उपभोक्ता में। और आदमी किस में आएगा? द्वितीयक में आएगा। तो साथियों बी आंसर हमारा सही है, लेकिन हम बाकी के ऑप्शन को पहले देखेंगे। इसमें बकरा है, कुआ है और हाथी है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। साथियों अगला है घास, मछली और बकरा। बिल्कुल गलत है, क्योंकि मछली तो तालाब के पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आती है। घास के पारिस्थितिक तंत्र में हम मछली को नहीं रख सकते। ये आंसर तो इनमें से कोई नहीं, गलत हो गया। सही आंसर इसका क्या है? हमारा बी आंसर सही है, घास, बकरा और आदमी। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो साथियों पहला ऑप्शन है घास, गेहूं और आम। बिल्कुल गलत। घास, बकरी, मानव, ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही है अभी तो, लेकिन आगे पहले और देख लें। बकरी, गाय और हाथी, ये भी गलत हो गया। अगला है घास, मछली और बकरी, ये भी गलत है, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों सही आंसर हमारा क्या है? बी आंसर सही है। 7वें नंबर का प्रश्न जो है और 8वें नंबर का जो प्रश्न है, दोनों ही एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं, लेकिन इनमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ऑप्शन लगभग मिलते जुलते हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर आ चुके हैं, इसलिए साथ ही आपको बताना जरूरी है प्रश्नों को। चाहे हमारा आईएएस का एग्जाम हो, पीएससी हो, एसएससी हो, कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, किसी प्रकार का हमारा शिक्षक भर्ती के एग्जाम हो, ये जो पारिस्थितिक तंत्र का टॉपिक है ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए इन प्रश्नों को सभी प्रकार के विद्यार्थियों को बड़े ध्यान से पढ़ना है। हमारा अगला जो प्रश्न है साथियों से देखें कि निम्नलिखित में से पारिस्थितिक तंत्र का कौन सा एक जीवीय संगठक नहीं है? कौन सा एक जीवीय संगठक? कौन सा संगठक जीवीय संगठक नहीं है? मतलब जो जैविक घटक नहीं है। तो कौन नहीं है? वायु। वायु जैविक घटक में नहीं आती है। हमारे पारिस्थितिक तंत्र के हमने दो घटक किए थे, एक जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक। तो वायु किस में आती है? हमारे अजैविक घटक में आती है। वनस्पति किस में आएगी? जैविक घटक में। जानवर किस में आएंगे? जैविक घटक में। और जीवाणु किस में आते हैं? जैविक घटक में आते हैं। और वायु हमारी जैविक घटक में नहीं आती, किस में आएगी? अजैविक घटक में आती है। साथियों अगला हमारा प्रश्न है, एक पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। साथियों हमको जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से देखना है कि कौन कौन प्राथमिक उपभोक्ता में आता है। और प्राथमिक उपभोक्ता में साथियों कौन आता है? प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आते हैं? जो शाकाहारी होते हैं। जो कौन होते हैं? जो शाकाहारी होते हैं वो सब किस में आते हैं? हमारे प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? वे जीव जंतु जो के अपने भोजन के लिए किसके ऊपर? पेड़ पौधों के ऊपर निर्भर होते हैं। वे जीव जंतु जो कि अपने भोजन के लिए किसके ऊपर? पेड़ पौधों के ऊपर निर्भर होते हैं। उन्हें हम लोग किसे कहते हैं? उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। इसमें कौन आते हैं? सारे शाकाहारी जितने भी अभिभोरस हैं सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो हमको देखना है, जैसे पहला ऑप्शन है चींटी। तो चींटी साथियों हमारे अपघटक में भी आती है और हमारे प्राथमिक उपभोक्ता में भी आती है। चींटी दोनों में आती है।
अपघटक में भी आती है, अपघटक में भी आती है और हमारे उत्पादक में भी आती है, दोनों के अंदर शामिल है। और दूसरा ऑप्शन कौन है? हिरण। हिरण भी कैसा हमारा उत्पादक है, सॉरी प्राथमिक उपभोक्ता है। इसका लोमड़ी, लोमड़ी तो हमारे प्राथमिक उपभोक्ता में नहीं आती और बाघ भी प्राथमिक उपभोक्ता में नहीं आता है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? पहला और दूसरा, यानी हमारा ए आंसर सही है, बाकी के सारे आंसर हमारे गलत हो जाएंगे। हमारा पहला आंसर एकदम सही है। साथियों अगला हमारा प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला में मानव है। हमारी जो खाद्य श्रृंखला होती है इसमें मानव किसमें आता है? साथियों इससे पहले भी मैंने आपको बताई थी कि मनुष्य जो है ये मनुष्य दोनों में आता है। मनुष्य तो प्राथमिक उपभोक्ता में भी आता है और द्वितीयक में भी आता है और तृतीयक में भी चला जाता है, क्योंकि मनुष्य कैसा है? मनुष्य एक सर्वाहारी है। मनुष्य कैसा होता है? सर्वाहारी होता है, और सर्वाहारी जो होते हैं ये उच्च उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, लेकिन साथियों ध्यान रखेंगे तो मनुष्य प्राथमिक में भी आता है और द्वितीयक में भी आता है। इसका सही आंसर साथी कौन सा होगा? डी, प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता, दोनों ही आंसर सही है। ठीक है, डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा जो है, अगला प्रश्न साथियों हमारा है कि प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। तो साथियों प्रथम पोषक स्तर में कौन आते हैं? T1, T2, T3 और T4। प्रथम पोषक स्तर जो है इसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे आते हैं। कौन आते हैं? हरे पेड़ पौधे। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन आएंगे? हरे पेड़ पौधे आएंगे। तो हमारा पहला आंसर इसमें गलत हो गया, दूसरा आंसर भी गलत हो जाएगा, तीसरा भी गलत हो जाएगा, और आंसर कौन सा सही होगा? हमारा चौथा, क्योंकि T1 जो है प्रथम पोषक स्तर, इसके अंतर्गत कौन आते हैं? हरे पेड़ पौधे आते हैं। T2 के अंतर्गत कौन आएंगे? जितने भी शाकाहारी जंतु हैं। T3 में कौन आएंगे? जितने भी मांसाहारी हैं। और सर्वोच्च किसमें आएंगे? T4 में, सर्वोच्च उपभोक्ता में। तो 12वें प्रश्न का हमारा जो सही आंसर है वो कौन होगा? हमारा डी ऑप्शन, हरे पेड़ पौधे प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। इस बात को साथियों हम लोग ध्यान रखेंगे। अगला हमारा जो प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न हमारा कि जो हमारे जैविक और अजैविक संगठक हैं इनके मध्य बिचौलिए का कार्य कौन करता है? तो आपको बता दें कि हमारे जो उत्पादक होते हैं, उत्पादक जैविक और अजैविक संगठकों के मध्य किसका कार्य करते हैं? बिचौलिए का कार्य करते हैं। किसका कार्य करेंगे साथियों? बिचौलिए का कार्य करते हैं। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। अगला हमारा जो प्रश्न है कि पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो हमारा जो पारिस्थितिकी है इस हम किसका अध्ययन करते हैं? जीव और वातावरण का। ये बात हमने पहले भी देखा था अर्नेस्ट टीकल के अंतर्गत कि हमारे पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम जीव और वातावरण का अध्ययन करते हैं। मनुष्य वन का नहीं करते, पत्तो पत्नी का नहीं करते, मृदा और जल का नहीं करते, किसका करते हैं? जीव का वातावरण के साथ क्या संबंध है, इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत पारिस्थितिकी के अंतर्गत। साथियों अगला हमारा जो प्रश्न है वो है कि 10% का जो नियम है ये किससे संबंधित है? पहली बात तो ध्यान रखना है कि 10% का जो नियम है इस नियम को दिया किसने था? साथियों 10% के नियम को लिंडमैन ने दिया था। 10% के नियम को किसने दिया था? लिंडमैन ने दिया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि 10% का नियम लिंडमैन ने दिया था। और लिंडमैन ने क्या बताया था कि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में केवल 10% ऊर्जा का ही क्या होता है? स्थानांतरण होता है। T1 से लेके T2 में 10% जाएगी, और हमारा जो T2 से T3 है इसमें भी कितनी जाएगी? 10% जाएगी। और T3 से लेके T4 इसमें भी कितनी जाएगी? 10% ऊर्जा का क्या होता है? स्थानांतरण। यानी एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में ऊर्जा को जो स्थानांतरण होता है वो केवल 10% होता है। तो पहला हमारा ऑप्शन है ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना। तो साथियों ये आंसर हमारा एकदम सही है। दूसरा पॉइंट, ऊष्मा का एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में पहुंचना, ये बात बिल्कुल गलत है। पक्षियों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंचना, ये भी कोई मतलब नहीं, गलत बात है। पानी का एक जोन से दूसरे जोन में पहुंचना, ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं। तो साथियों हमारा सही आंसर क्या होगा? ए, ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक क्या होना? पहुंचना। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल टू सेकंड ट्रॉपिक लेवल, सेकंड टू थर्ड एंड थर्ड टू फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। ऊर्जा का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। इसी को हम कहते हैं लिंडमैन के 10% का नियम।
ये जो नियम है वो लिंडमैन ने दिया था। अगला हमारा साथी जो प्रश्न है कि एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषक स्तर से अन्य पोषक स्तर में स्थानांतरण के पश्चात बढ़ेगी कि घटेगी। साथियों में से आपको क्या बताया मैंने कि एक पोषक स्तर से T1 से लेके T2 तक और T2 से T3 और T3 से T4 ऊर्जा हमेशा क्या होती है, घटती जाती है। मान के चलो अगर हमारे T1 के अंदर 20,000 किलो कैलोरी ऊर्जा है, 20,000 किलो कैलोरी ऊर्जा है, तो इसके अंदर कितनी जाएगी, लिख देते हैं द्वारा से पूरा 20,000 किलो कैलोरी एनर्जी है। तो T2 में कितनी आएगी, केवल 10%, 2,000। T3 में कितनी जाएगी, केवल 200, और इसमें केवल कितनी आएगी, 20 जाएगी। यानी ऊर्जा जो है वो जब भी अपन उत्पादक से लेके है ना आगे तक बढ़ाएंगे, तृतीय उपभोक्ता तक जाएंगे, तो ऊर्जा हमेशा क्या होती है, घटती है। तो सही आंसर इसका क्या होगा, ऊर्जा घटती है। ऊर्जा कभी भी बढ़ती नहीं है, स्थिर भी नहीं रहती है, क्योंकि लिंडमैन के नियम के अनुसार ऊर्जा हमेशा क्या होती है, घटती चली जाती है। अगला प्रश्न साथियों हमारा कि पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर में कौन आता है। तो उच्चतम पोषण स्तर में कौन आएंगे, हमारे सर्वहारी। कौन आते हैं, हमारे सर्वहारी, क्योंकि शाकाहारी को हमने किस में रखा, T1 में, मांसाहारी को किस में रखा, T2 में, और सर्वहारी को किस में रखा, T3 में, और अपघटक को किस में रखा हमने, सबसे आगे T4 और T5 में रखते हैं। लेकिन उच्चतम पोषण स्तर में हम किसको मान के चलेंगे, सर्वहारी को मान के चलते हैं। किसको मान के चलेंगे, सर्वहारी। और मनुष्य किसमें आता है, सर्वहारी के अंदर आता है। मनुष्य किसमें आएगा, सर्वहारी के अंदर आता है। ये हमारा आंसर एकदम सही होगा। अगला प्रश्न कि जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा बनता है। आपको पिरामिड के बारे में बताया था क्लास के अंतर्गत, क्लास में आपको पिरामिड के बारे में बताया था। जीव भार का जो पिरामिड है ना, ये तालाब के अंदर उल्टा बनेगा। ये हमारा पिरामिड है, ये अपना पिरामिड है। इसमें सबसे नीचे कौन आते हैं, उत्पादक, उसका प्राथमिक उपभोक्ता, उसका द्वितीयक और तृतीयक आते हैं। इससे हमारे T1, इसमें T2, इसमें T3 आते हैं, और इसमें कौन आएंगे, T4। क्लियर है। तो तालाब को जो पारिस्थितिक तंत्र का पिरामिड है वो जीव भार के आधार पर हमेशा कैसा बनेगा, उल्टा बनता है, क्योंकि इसमें जो उत्पादक है इनका भार कम है। इसमें कौन आएंगे, शैवाल आएंगे। कौन आएंगे, इसमें शैवाल। इसमें कौन आएंगे, जंतु प्लवक। कौन आते हैं साथी, इसमें जंतु प्लवक आते हैं। और T3 में कौन आएंगे, इसमें हमारे आते हैं कौन, छोटी मछली। छोटी मछली आती है। और इसमें कौन आएंगे, हमारी बड़ी मछली। इसमें हमारी बड़ी मछली आती है। तो साथियों अपन देख रहे हैं कि उत्पादक से लेकर के है ना सबसे जो सर्वोच्च उपभोक्ता है, तृतीय उपभोक्ता है, यहां तक जो पिरामिड है वो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, क्योंकि इनकी जैव भार क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, बी होगा। और एक चीज आपको ऊर्जा का पिरामिड बताया था, किसी प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र हो, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनेगा। अगला हमारा जो प्रश्न है, जैव वानिकी बायोनॉमिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो साथियों सबसे पहले हम लोग शब्द को देखेंगे कि बायो क्या होता है। बायो का मतलब होता है जीवित, और नॉमिक्स का मतलब होता है नियम, यानी जीवों के जीवन की जो नियम है, जीवन की जो नियम है उसी से संबंधित कौन है, हमारा जैव वानिकी, बायोनॉमिक्स से संबंध है। इसका पहला पॉइंट दिया है, इसका शाब्दिक अर्थ जीवन का प्रबंधन। नहीं, जीवन का प्रबंधन नहीं है, इसका सही तात्पर्य किससे है, जीवन के नियमों से है। किससे इसका संबंध, जीवन के नियमों से है। यह पारिस्थितिकी का पर्याय है, बिल्कुल सही बात है, दूसरा आंसर सही है। यह पारिस्थितिक तंत्र के मूल्यों पर बल देता है, ये बात बिल्कुल सही है। बायोनॉमिक्स का मतलब ही होता है जो पारिस्थितिक तंत्र के मूल्यों पर क्या देता है, बल देता है, उसी को हम लोग बायोनॉमिक्स कहते हैं, जो मानव तंत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, हमारा दूसरा और तीसरा, यानी सी आंसर हमारा सही है। 19 क्वेश्चन का हमारा सी आंसर बिल्कुल सही है, पहला पॉइंट गलत है। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से किस जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा। तो आपको बता दें कि जो सर्वोच्च उपभोक्ता होंगे उसके अंदर, यानी जो चतुर्थ पोषक स्तर में आएंगे, जो हमारे सबसे टॉप
कंज्यूमर होते हैं, उसके अंदर डीडीटी का लेवल हमको क्या मिलेगा, सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। तो टिड्डी के अंदर कम होगा, भेड़ के अंदर भी कम होगा, तो ये आंसर गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर कौन होगा, सांप, क्योंकि सांप हमारे किस में आता है, सर्वोच्च उपभोक्ता में आएगा। क्लियर है, मवेशी भी आंसर गलत हो जाएगा। सही आंसर क्या है इसका, सी। अगला प्रश्न साथियों हमारा है कि पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों की चक्रण को क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। क्या बोला जाएगा साथियों से, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। रासायनिक चक्र भी नहीं है, भूवैज्ञानिक चक्र भी नहीं है, और भू रासायनिक चक्र भी नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। और जैव भू रासायनिक चक्र को कंप्लीट करने के लिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, अपघटक की। अपघटक की इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, किसमें, जैव भू रासायनिक चक्र को नियंत्रित करने में। जैव मतलब क्या होता है, जीव, और भू मतलब क्या होता है, पृथ्वी। यानी जीव और पृथ्वी के मध्य जो रासायनिक पदार्थ हैं उनका क्या होता है, चक्रीकरण होता है। बायो जियोलॉजिकल साइकिल कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी, हमारे अपघटक की होती है। इस बात को साथियों हम लोग ध्यान रखेंगे। एक पॉइंट और देखें, पारिस्थितिकी स्थायी मित व्यक्तता है, ये किस आंदोलन का नारा है। पारिस्थितिकी स्थायी मित व्यक्तता है, ये किस आंदोलन का नारा है, साथियों आपको बता दें ये चिपको आंदोलन का है। और चिपको आंदोलन जो है ये पेड़ पौधों को बचाने से संबंधित है। किसको बचाने से संबंधित है, पेड़ पौधों को बचाने से संबंधित है। इसको किसने दिया था, चिपको आंदोलन को। इस आंदोलन को करने वाले कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा थे। कौन सा आंदोलन है अपना, चिपको आंदोलन। इसको याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है। इसका सही आंसर हमारा होगा इकोटॉन। हमारे किसी पारिस्थितिक तंत्र के दो भिन्न समुदाय हैं, ये एक भिन्न समुदाय है, ये एक दूसरा भिन्न समुदाय है। दो भिन्न समुदायों के बीच का जो संक्रांति क्षेत्र है उसे हम लोग क्या बोलेंगे साथियों, उसे हम लोग कहते हैं इकोटॉन। क्या कहते हैं उसे हम लोग, इकोटॉन कहते हैं। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र है। इसलिए साथियों इसके बाद हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन है। सर्वाधिक स्थायी कौन होगा, जो सबसे बड़ा होगा। और सबसे बड़ा जो पारिस्थितिक तंत्र है वो हमारा किसका देखने को मिलेगा, महासागर का। महासागर का जो पारिस्थितिक तंत्र है वो सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है। और जो पारिस्थितिक तंत्र जितना अधिक बड़ा होगा वो उतना ही अधिक साथियों कैसा होता है, स्थायी होता है। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है। हमारे जो पारिस्थितिकी का संतुलन है वो किस काम से बिगड़ेगा, किस काम से बिगड़ेगा, लकड़ियों को काटने से। ये बात बिल्कुल सही है। अगर लकड़ियों को काटेंगे तो हमारा पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ेगा। सामाजिक वानिकी से नहीं बिगड़ता है, वन रोपण से नहीं बिगड़ेगा, और वन महोत्सव, ये तो सारे जरूरी काम है जो कि हमारे पारिस्थितिक तंत्र को, हमारे पर्यावरण को बचाने का काम करते हैं, हमारे पारिस्थितिक के हित में काम करते हैं। वन महोत्सव हम किस लिए मनाते हैं, जिससे कि हम लोगों को जागरूक कर सकें कि वनों का क्या महत्व है, उनको बचाना क्यों जरूरी है। सामाजिक वानिकी भी जरूरी है, वन रोपण भी जरूरी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, लकड़ी काटना। इसको काटने से हमारे जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है उसका संतुलन क्या होगा, बिगड़ेगा। अगला है सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र साथियों भी अपन ने देखा कौन सा है, समुद्र का। इसमें वन का गलत होगा, घास के मैदान का गलत होगा, और रेगिस्तान का भी गलत होगा। सही आंसर इसमें क्या होगा, हमारे समुद्र का। समुद्र का जो पारिस्थितिक तंत्र है ये सबसे बड़ा होता है। अगला पॉइंट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है। हमको चारों ऑप्शन में से साथियों बताना है कि कौन सा सही मिला हुआ है, उसका कौन सा जोड़ा सही है। क्या पर्वत का संबंध सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र से, बिल्कुल गलत। सबसे स्थायी तो कौन सा होगा, सागर का, महासागर। अजैविक घटक में जीवाणु आते हैं, नहीं आते। हरे पेड़ पौधे पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आते हैं, बिल्कुल ये बात सही है। वर्षा का संबंध ग्लोबल वार्मिंग से है, ये बात भी गलत है। इसमें सही आंसर हमारा कौन सा होगा, हरे पेड़ पौधे हमारे पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आते हैं। इस बात को साथियों हम लोग ध्यान रखेंगे। अगला हमारा जो प्रश्न है उसको देखेंगे। अगला प्रश्न साथियों हमारा कि पारतंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से
किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं? तो साथियों आपको बता दें कि हमारे जो कवक होते हैं और जीवाणु जो होते हैं ये अपघटक के अंतर्गत आते हैं। जीवाणु और कवक, ये कवक और बैक्टीरिया यानी जीवाणु दोनों हमारे किस में आते हैं? अपघटक के अंतर्गत आते हैं। अपघटक क्या होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं। अपघटक कैसे होते हैं साथियों? मृतोपजीवी होते हैं। अपघटक कैसे होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं, जो कि मृत सड़े गले पदार्थों से अपना क्या करते हैं? भोजन लेते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? दूसरा और तीसरा। अगला देखें, पारिस्थितिक निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। प्राथमिक स्रोत कौन होता है? सूर्य होता है। आपको पहले ही बताया हुआ है कि हमारे पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत कौन है? सूर्य है। सूर्य की ऊर्जा को हम लोग प्राथमिक ऊर्जा में रखते हैं, क्योंकि सूर्य की जो ऊर्जा है इसका उपयोग कौन करते हैं? पेड़ पौधे करेंगे। किसमें? प्रकाश संश्लेषण में। और अपना क्या बनाएंगे? भोजन बनाते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इस बात को अपन ध्यान रखेंगे, ठीक है क्या नहीं? और पेड़ पौधे क्या करते हैं? सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या करेंगे? परिवर्तित करेंगे। इस बात को भी साथियों हम लोग ध्यान रखेंगे। अगला आखिरी हमारा जो प्रश्न है उसके बारे में ध्यान से सुनेंगे। निम्न में से कौन सा कथन सही है? जो सही कथन है वो हमको पहचानना है। पहला पॉइंट है कि जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय होता है। ये बात बिल्कुल सही है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय होता है। पहला पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। हम अगला पॉइंट देखेंगे कि जैवमंडल पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है, तो साथ ही ये पॉइंट गलत है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय नहीं होता है। अगला पॉइंट, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय घटता है। ये बात भी गलत है। ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होती है। कोई सा भी पारिस्थितिक तंत्र हो, जब एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में ऊर्जा जाती है तो उसका स्थानांतरण होता है। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है, क्योंकि ऊर्जा के प्रवाह के समय पारिस्थितिकी के नियम भी आते हैं। और पारिस्थितिकी के प्रथम नियम जो अपना ऊर्जा का जो प्रथम नियम है उसके अनुसार हम ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। केवल उसका क्या होता है? रूपांतरण होता है, तो उसका क्षय नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? प्रगामी बढ़ती पोषण स्तरों के साथ प्रजातियां सुलभ ऊर्जा का उपयोग करने में कम दक्ष होती है। ये बात भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। तो साथियों हमारा सही आंसर क्या है? ए, कि जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय होता है। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। तो आज हम लोगों ने साथियों पारिस्थितिक तंत्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा की थी। ये प्रश्न निश्चित ही आपको लाभ देंगे। इन सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है। हम अपने मानसिक स्तर को थोड़ा सा डेवलप करना है, जिससे कि हमको पेडागोजी पढ़ने में भी आसानी होगी और अन्य प्रकार के प्रश्नों को लगाने में भी क्या होगी? आसानी होगी। हम अगली क्लास में बहुत जल्दी आपके लिए और नए प्रश्न लेकर के आएंगे, जो कि पारिस्थितिकी और हमारे पारिस्थितिक तंत्र से क्या होंगे? जुड़े होंगे। ठीक है साथियों, नमस्कार। हम मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।